thing. So objections, there are certain objections to the cell theory. Objection means कि many other scientists object it for a number of various ways, whose answers are not being provided by the cell theory. That is being given, that is being mentioned in your booklet. If you will see here on page number, the booklet का जो first lesson जहाँ से start होता है हमारा cell, the basic unit of life, there are certain objections are being mentioned. For example, the objection is bacteria and cyanobacteria do not bear nucleus and membrane bound cell organelles. Yes, this is an objection, but it's not being mentioned. जब ये cell theory put forward किया गया था by the Sheldon and Schwann, उस समय उन्होंने ऐसी कोई भी चीजें हमें नहीं बताई थी, क्योंकि उनको खुद ही ये सारी चीजें पता नहीं चली थी, because at that time the microscope that was invented, that was used to observe the bacteria are very basic one. So internal structures भी नहीं पता था. उन्होंने ये भी explain नहीं किया कि viruses are acellular. That means they don't have their own cellular machinery. They have to depend upon the host body for the cellular activity. RBC and sieve tubes are without nucleus. That means the mature RBC as well as the sieve tubes of plant cells, they are without nucleus. ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. This theory also did not explain कि how new cells are being formed. यहाँ पर एक word लिखा हुआ है कि protozoans are acellular. ये भी हमें नहीं बताया सेल्डन एंड स्वान ने. सेल थ्योरी में उन्होंने इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं की, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया. बट ये ऑब्जेक्शंस थे. जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें लेटर ऑन सही मानी गई थी. For example, it's being given here that protozoa and many thallophytes have a uninucleate. Uninucleate मतलब जो protozoans होते हैं, they are basically unicellular eukaryotes. They are eukaryotes, but they are unicellular. That means made up of only one cell. But the body is quite large. जैसा कि मैंने बताया था आपको, unicellular alga, that is Acetabularia, they have a साइज ऑफ 10 सेंटीमीटर. वो बहुत लॉन्ग होता है, बट वो सिर्फ एक सेल का ही बना हुआ है, यूनिसेलुलर सेल का बना हुआ है. एंड यूनिन्यूक्लिएट डिफरेंशिएटेड बॉडी दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेल्स. बट वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइडेड नहीं है, मल्टी सेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर है. ऑल्दो एक ही सेल जो है सारे फंक्शंस करता है, और इतना बड़ा साइज है, इतना वास्ट साइज है, इतना वास्ट शेप है, एंड इट्स मेड अप ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से. तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका एक्सप्लेनेशन सेल थ्योरी ने नहीं दिया था, और इस वजह से ये ऑब्जेक्शंस ऑफ द सेल थ्योरी करके आपके बुकलेट में मेंशन्ड है. तो इसको सिर्फ ऑब्जेक्शन मानिएगा कि कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डेवलप की, या फिर आपने डिफरेंशिएशन सीख लिया, जिस भी साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम मैथ्स में इसको इंट्रोड्यूस किया था, उसके आगे और भी बहुत चीजें हैं. हो सकता है वो सारी चीजों की खोज उसने नहीं की होगी, वो सारी एग्जाम्पल्स को, उसके वेरियस पर्सपेक्ट्स को उसने नहीं ऑब्जर्व किया होगा. तो सेल थ्योरी को माना क्यों नहीं किया, क्यों उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत की पड़ी? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे उसमें, और इन्हीं क्वेश्चन मार्क्स को ऑब्जेक्शन ऑफ द सेल थ्योरी करके हमारे बुकलेट में मेंशन्ड है. तो इसको पढ़ के आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ मैं ये इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि अभी भी MA1 और MA2 बैच वाले बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है. ये ऑब्जेक्शंस है. ऑब्जेक्शंस तो मैं कैसे भी रेज कर सकती हूँ. फॉर एग्जांपल, जब भी आप कोई भी मूवी देखते होगे और देखते होगे कि एक सीन चल रहा है जहां पर जज बार बार ऑब्जेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड करके बोला जाता है, तो दैट मीन्स दे हैव ऑब्जेक्शन. they want the answer to some questions but is not being given by the cell theory that was put forward by the Sheldon and Swan. Is it clear to all of you? Sare Yes, ma'am. answers? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, very good. Ma'am, can you please explain 70 and SCA ribosomes once again? Okay. So in the last class we are doing, is the board visible? Yes, ma'am. Okay. So in the last class we are talking about prokaryotes
prokaryotes and eukaryotes. The various differences between your prokaryotes and eukaryotes. I had told you that राइबोसोम इज अ सिंगल ऑर्गेनल. राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ जस्ट अ मिनट, मेरे नेट, यस, नेट थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया था इसलिए मैं उसको चेंज कर रही थी. आई थिंक नाउ इट्स विजिबल. ओके, so we are talking about the prokaryotes and the eukaryotes, and someone had asked in the chat box that, ma'am, can you please, someone is not there, that is Zunaid, ki 71 and 80s type. As I have told in the last class, in the previous class, ki ribosome is the cell organelle which is non-membrane bound, and that's why it's present both in prokaryotes as well as eukaryotes. तो राइबोसोम हमारे प्रोकैरियोट्स के पास भी है और राइबोसोम्स यूकैरियोट्स के पास भी है, बट दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. In the case of prokaryotes, the ribosome that is present in ma'am board is not visible clearly. Shravani ने लिखा है, is the board visible or it's not? Ma'am, it's not. No, ma'am, it's not. Visible? No, ma'am, it's not visible. So, but the ribosomes are of different types. In case of prokaryotes, हमने पढ़ा कि ribosome is of 70S type, whereas in eukaryotes, the ribosome is of 80S type. This is the type. This is the type. So basically, your ribosomes are made up of two subunits. Ribosomes are made up of two subunits, the smaller and the larger subunit. Both the ribosomes are made up of two subunits. One is smaller and the other one is larger. दो सबयूनिट से बना हुआ है, but how we came to know that they are made up of two subunits? तो basically when the ribosome is being, जब भी हमने डिस्कवर किया, आइडेंटिफाई किया कि yes, ribosome is also a cell organelle, इसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया. तो सेंट्रीफ्यूज इज अ टेक्निक इन विच वी कैन सेपरेट द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी. सो द टू फैक्टर which is being considered here, two factor जो consider किया हमने in the process of centrifugation is your size and density. Size and density. So after centrifugation we came to know that the two subunit जो है वो एक छोटा subunit है और एक larger subunit है. The smaller subunit in case of 70S type is 50 and the smaller is your 30 and the larger is your 50. And S is nothing but the unit. जैसे हमारे मीटर, सेंटीमीटर, रुपीस, डॉलर हम मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर सेंटीमीटर से हम लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर S जो है it's nothing but it's a unit of measurement which is the name is Sydberg unit. Sydberg unit. So जब भी हमने प्रोकैरियोट्स में देखा तो हमने देखा कि the smaller subunit is 30S and the larger subunit is 50S. The same thing when we done in the eukaryotic organism में देखा. तो यहाँ पर देखा हमने कि जो smaller subunit है, smaller subunit is 40S and the larger subunit is your 60S. So this is how the two ribosomes in prokaryotes and eukaryote is different. Later on in this chapter only, we are going to read in more detail about the ribosomes, that ribosomes are made up of RNA and proteins. RNA and proteins. What are ribosomes made up of? They are made up of RNA and
proteins. Ma'am, Are of, just a minute, just pardon me for a minute. RNAs are also of different types, both in prokaryotes and eukaryotes, and the number of protein will also be different. जब हम इसको और भी ज्यादा डीप में पढ़ेंगे कि लार्जर सब यूनिट में कितने आरएनए और कितने प्रोटीन्स हैं, स्मॉलर सब यूनिट्स में कितने आरएनए और कितने प्रोटीन्स है, तो हमें और भी डिटेल में पता चलेगा कि यस, RNA can be of 5s type, RNA can be of 5.8s type, RNA can be of 16s type, RNA can be of 18s type, 21s type and 24s type. तो ये बहुत सारा बहुत ज्यादा और भी आगे ये कॉम्प्लेक्स होने वाला है. तो वो कॉम्प्लेक्सिटी मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, वो जब भी हम राइबोसोम्स फिर से पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बट तब तक आपका बहुत अच्छे से क्लियर माइंड हो चुका होगा और डिफरेंट ऑर्गेनल्स को लेके. सो यू हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के राइबोसोम होते हैं दोनों के पास, बट दे आर डिफरेंट. हियर अराइजेस वन मोर क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास में किया था कि यूकैरियोट्स के पास देयर आर सर्टेन ऑर्गेनल्स, यूकैरियोट्स के पास बहुत सारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. सो दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. ये दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं बट यूकैरियोट्स में होते हैं. Mitochondria and chloroplast, and these two have their own DNA as well as ribosomes. So any one of you, can you please tell me the genetic material that is present in the prokaryotes वो कैसा होता है? Genetic material in prokaryotes, they have a DNA is circular. Do you remember? Yes, DNA is circular in case of prokaryotes, but in eukaryote DNA is linear in nature. Circular होता है हमारे prokaryotes में and is being organized into a single chromosome. That means prokaryotes में जब हमने पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा? Circular DNA which is organized into a single chromosome, which is organized into a single chromosome. But in case of eukaryotes, the DNA that is present in the nucleus, that means nucleus का DNA is linear in nature. And is being organized into not one chromosome but several chromosomes. We, the human beings, we also comes under eukaryote because the most common example of eukaryote is higher plants and animals. So we have 23 pairs of chromosomes. So here there are more than the nuclear DNA is linear and is composed of more than one DNA. That means genetic material is organized into chromosomes, not one chromosome but many. And genetic material is organized into chromosomes. See the difference? Chromosomes. यहाँ chromosomes लिखे हैं और यहाँ लिखा है single chromosome. This is the difference. Now, but the DNA that is present in mitochondria and chloroplast, they are circular. They are circular. This you have to remember. As well as the ribosomes that are present in chloroplast and mitochondria, they are also of the 70S type, just like the prokaryotes. These are the major differences you have to remember.
क्या? क्योंकि यूकैरियोट का न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो लीनियर है, बट डीएनए जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है, and because of that only they are also known as semi autonomous cell organelle. The two organelles of a cell which are semi autonomous, not completely autonomous, but still they depend upon the nucleus DNA for their certain roles and functions, but they have their own DNA and ribosomes, and because of that only they can synthesize their own copies. एक माइटोकॉन्ड्रिया से वो दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, क्लोरोप्लास्ट भी बना सकता है, क्योंकि उसके पास वो सारी चीजें हैं, वो डीएनए है, वो राइबोसोम्स है, वो आरएनए है, जिससे वो अपने कॉपीज को सिंथेसाइज कर सकता है। वो सारी चीजें इन दोनों के पास है, बट स्टिल उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, दे डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियस डीएनए आल्सो, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट नोन एज autonomous, they are known as semi autonomous cell organelle. So the two semi autonomous cell organelles are mitochondria and chloroplast. They are known as semi autonomous cell organelles. So as we have discussed in the last class only, in case of eukaryotes, a number of double membrane bound cell organelles are present. That means the cytoplasm of a eukaryotic cell is divided into a number of compartments. बट वो चीज हमारे प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास साइटोप्लाज्म में कोई कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज देयर आर नो सच सेल ऑर्गेनल्स. other differences between prokaryotes and eukaryotes जो कि थोड़ा सा important है, कि जब भी हम आगे पढ़ेंगे यूकैरियोट के बारे में डिटेल में, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि ये जो डिफरेंसेस में लिखा हुआ था कि व्हाट इज माइक्रोफिलामेंट्स, व्हाट आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि जब आप अपना बुकलेट ओपन करोगे ना तो ये वर्ड्स आपके सामने आएंगे. तो दे आर बेसिकली द साइटोस्केलेटन ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल्स. साइटोस्केलेटन, जैसे हमारे बॉडी में भी एक स्केलेटन है जो हमें शेप प्रोवाइड करता है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक दैट सेल के अंदर भी, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, क्लोरोप्लास्ट, उन सबको एक डेफिनेट पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए, एक डेफिनेट shape provide करने के लिए there are microtubules and microfilaments which are cytoskeleton. They are absent in prokaryotes. Prokaryotes का most common example जो मैंने आपको last class में बताया था कि prokaryotes के अंदर हमारा जो example है prokaryote का, that is your bacteria. Bacteria. Green, algae and Mycoplasma. ठीक है, माइकोप्लाज्मा इज द सबसे स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा. तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है. नाउ वी हैव टू रीड इन डिटेल अबाउट द प्रोकैरियोट. तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल प्रोकैरियोट का बैक्टीरिया है. तो हम बेसिकली बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ, अगर हम बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें प्रोकैरियोट्स के बारे में सारी चीजें पता चल जाएगी कि उसका सेल कैसा होता है, उसके एनवेलप कैसे होते हैं, उसका सेल वॉल कैसा होता है, डू दे हैव फ्लैजेला और नॉट, व्हाट आर दे आर मेड अप ऑफ, एंड मेनी अदर थिंग्स. यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में बताना चाहूंगी कि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, as it consists of a nucleus and many other double membrane bound cell organelles, बहुत सारे present हैं इसके अंदर. So the cytoplasm, they have cyclosis. Cyclosis is a word that actually means cytoplasmic streaming, or the other word for the cytoplasmic streaming is मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म. इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. जैसे हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो मेसोफिल सेल्स में होती है एंड दे हैव क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट, they have to align themselves in such a way, so have to get the maximum sunlight, so have to get the maximum incident sunlight. That means they have to move.
क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर मूव होके उस डायरेक्शन में आते हैं जिधर उनको मैक्सिमम सनलाइट मिलता है. तो दिस मूवमेंट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट इज सीन ओनली इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड नॉट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. जो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ वो अगर माइंड में ऐसे डाल लोगे कि यस मैम ने ऐसा बताया था, तो ये जो मूवमेंट है साइटोप्लाज्म का जिसकी वजह से वो डिफरेंट ऑर्गेनल्स को डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट डिफरेंट प्लेस प्रोवाइड करते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन करता है सब्सटेंसेस का, फॉर दैट दे हैव साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट कि हमारा साइटोप्लाज्म जो है वो मूव कर सकता है. एंड दैट साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट इज नोन एज साइक्लोसिस. साइक्लोसिस. Shall I rub it so that I can write? So this cyclosis, that is your cytoplasmic movement, or cytoplasmic streaming is absent in prokaryotes. But this cyclosis is present in eukaryotes. Cyclosis is present in eukaryotes. Okay. The other important difference, let us see. We can't see the board from upper side. Okay, just a minute. Is it visible now? ज्यादा ऊपर हो गया मैम. ज्यादा ऊपर हो गया? Is it okay? Yes. Yes, ma'am. Yeah. So the other important difference between prokaryotes and eukaryotes, वो तो मैंने बता दिया कि इसका कंपार्टमेंटेशन नहीं होता है. सारे ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है बट यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. तो अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस, क्योंकि प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल है बैक्टीरिया. हाउ डू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस? Yes, Junaid. Binary fission. Yes. Ma'am, do we? Yes. Fission, spores. Yes, you all are absolutely correct. My question is, do bacteria have sexual reproduction or they reproduce by asexual reproduction? Do bacteria Asexual. have sexual reproduction? Asexual. Asexual reproduction. Yes, bacteria reproduce by asexual reproduction and not by the process of meiosis. ये अभी तक के लिए सिर्फ इतना पढ़ो. आगे आएगा तो हम बताएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है बट स्यूडो होता है. जैसा आप फिजिक्स में पढ़ते हो स्यूडो फोर्स, वैसे ही यहाँ पर भी कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा बैक्टीरिया में, बट देयर आर सर्टेन प्रोसेस. जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी वहां पर वो चीज मैं डिस्कस करूंगी ताकि आपके माइंड में एक क्लियर कट पिक्चर आए. बट यहाँ पर हमें यही पढ़ना है कि यस प्रोकैरियोट्स वहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली होता है, मियोसिस नहीं होता है. बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एज द एग्जांपल्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो यू कैन सी, you can think, अच्छा animals eukaryotes के अंदर आता है. Yes, that means कि gametes are being formed through meiosis and sexual reproduction is present in case of eukaryotes. तो अगर आप example से relate करके सोचोगे तो definitely you can came to a conclusion कि in case of eukaryotes sexual reproduction is present. Here, sexual reproduction is absent. Here, I will ask you one question. Biomolecules अभी आप पढ़ रहे हो, क्या आपने वहां पर नहीं पढ़ा होगा शायद, बट तो सेंट्रल डॉगमा है
जो हमारा जेनेटिक्स का पूरा बेस है, that is it comprises of two important processes, that is your transcription and translation. Yes, that is known as central dogma, transcription and translation. What is basically it? Let us see. Your DNA get converted into RNA, and this RNA will get converted into protein. It's not that easy as it's being shown here, but अभी हम genetics नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम बस इतना ही पढ़ेंगे कि yes, this is a process. DNA से जब भी RNA बनता है, that is your transcription. और जब भी RNA से प्रोटीन बनता है, that is your Translation. translation. And we know that in case of prokaryotes, true nucleus is absent. So both these processes in case of prokaryotes will take place in the cytoplasm. Is it so? क्योंकि न्यूक्लियोइड भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. So in case of prokaryotes, transcription and translation will take place in cytoplasm. Will take place in cytoplasm. But in case of eukaryotes, as we have a true nucleus, transcription will take place in nucleus, and your translation will take place in cytoplasm. Cytoplasm. Yes, this is another difference. This is another difference. In case of prokaryotes, as cell division meiosis हो ही नहीं रहा है, sexual reproduction है ही नहीं, तो वहाँ पर centriole भी नहीं होगा. जैसा कि आपके बुक की बुकलेट में लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे ये एक्सप्लेन नहीं करना था, बट मैं MA और MA2 के बच्चों को देख रही हूँ, ये चीजें देख के थोड़े से परेशान हो रहे, बट इट्स अ जनरल नॉलेज कि अगर इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं तो सेंट्रियोल का कोई रोल ही नहीं है. तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स सेंट्रियोल इज आल्सो एब्सेंट, बट सेंट्रियोल इज प्रेजेंट. अभी तक हमने सिर्फ जब 8, 9, 10th में हमने पढ़ा सेल डिवीजन, तो हमने हमेशा ये पढ़ा कि सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट्स. यही पढ़ा था ना? यस और नो? Ma'am, is it absent in prokaryotic cell? Yes, prokaryotes में तो absent ही है, but I am talking about eukaryotes कि अभी तक जब भी आपने 9, 10th में पढ़ा तो एनिमल और प्लांट्स में डिफरेंस जब भी पढ़ा तो आपने पढ़ा कि इन प्लांट्स सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, दे आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स. यस और नो? ऐसा पढ़ा था? Yes, ma'am. यस. बट आज उस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, मैं इसलिए ये बोल रही हूँ. नाउ वी विल रीड that this centrioles, they are present in animal as well as some lower plants. Some lower plants which have flagella like activity, they have centriole. लोअर प्लांट्स की जब भी मैं बात करती हूँ तो मैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स की बात करती हूँ. दिस वी विल ऑल्सो लर्न इन प्लांट क्लासिफिकेशन कि प्लांट कैसे कैसे इवोल्यूट हुए. पहले हमारे पास कैसे प्लांट्स होते थे, जहाँ हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स. नाउ with the need of a reproductive organ, then comes your angiosperms. This is the evolution कि plants भी किस तरह से evolute हुए. तो जो lower plants हैं, they have flagella like gametes in order to undergo the process of reproduction. मोटाइल होते थे, जो मेन गैमेट्स है वो मोटाइल होते थे. एंड मैम अभी ये आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, मैम आप सेंट्रियोल को फ्लैजेला से क्यों रिलेट कर रहे हो? तो जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये डिटेल में आगे आने वाला है, वहां आप और भी अच्छे से पढ़ेंगे कि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो हमारा फ्लैजेला और सीलिया है उसका जो बेसल बॉडी है, दैट मींस जो बेस है, दैट कम्स फ्रॉम द सेंट्रियोल. The basic body of the cilia and flagella comes from centriole, and because of that only centrioles are present in lower plants and animals. Higher plants में नहीं होता है,
because for reproduction, for sexual reproduction, they have reproductive part, that is the flower. But in lower plants, keep this in your mind, MCQs में आते हैं कि lower plants के पास centrioles होता है. So in case of prokaryotes, centrioles are absent. But in case of eukaryotes, present in lower plants and animals. We are talking about centrioles. ठीक है? This is all about the various differences between your. Ma'am? Yes. मैम यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन जो पॉइंट है वो कहाँ पे टेक प्लेस होता है? यूकैरियोट्स में, क्योंकि उसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी है, तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में होता है, बट ट्रांसलेशन जो है, that means RNA gets converted into protein, this part will takes place in the cytoplasm. ठीक है? साइटोप्लाज्म में होता. यस मैम, थैंक यू. ठीक है, अभी हमने वेरियस एग्जांपल्स भी पढ़ लिए हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के. नाउ वी विल मूव फर्दर. प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच में जो वेरियस डिफरेंसेस हैं, ये आप 9th-10th में बहुत बार पढ़ चुके हो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है. तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? Who will say? In animal cell, cell wall is absent, and in plant cell, cell wall is present. Very good. This is the major difference. Yes, absolutely. This is a major difference between plant cell and animal cell. Ki in case of plant cell, cell wall is present, but in case of animal cell, cell wall is absent. Other difference ki plant cells में they have plastids. They have plastids जो कि 3 types के होते हैं, leucoplast, chromoplast and chloroplast. That is also only present in plant cells, but they are absent in animal cells. अगर एनिमल सेल के पास भी प्लास्टिड होता, क्लोरोप्लास्ट होता, तो वो भी ऑटोट्रॉफिक होता, अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज कर लेता. तो ये एक दूसरा डिफरेंस होता है. इन केस ऑफ प्लांट सेल, देयर इज अ सेंट्रल लार्ज वैक्यूम. प्लांट सेल का अगर डायग्राम अच्छे से याद होगा तो आपने देखा होगा कि हम हमेशा सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल बनाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रल लार्ज वैक्यूल्स, द न्यूक्लियस इज पुश्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरी, साइड में चला जाता है. बट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, इन द सेंटर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. तो ये बहुत सारे डिफरेंट चीजें हैं जो कि डिफरेंट होता है प्लांट सेल और एनिमल्स में. अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारी चीजें, ये 2-3 चीजें आपके बुकलेट में लिखी हुई जो आप 9th-10th से जानते हो, उसको बहुत डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, स्पिंडल एपरेटस. यस, स्पिंडल एपरेटस जो प्लांट सेल्स में बनता है, वहां पर एस्टर रेज नहीं बनते हैं. स्पिंडल एपरेटस विच इज ऑल्सो नोन एज द माइटोटिक एपरेटस, ठीक है, जो कि सेल डिवीजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब भी आप सेल डिवीजन पढ़ोगे वहां पर पढ़ोगे कि अलोंग विद द सेंट्रियोल्स एस्टर रेज आर आल्सो प्रेजेंट. अलोंग विद द सेंट्रियोल एस्टर रेज आर आल्सो प्रेजेंट. ऐसे आपने देखा होगा बना हुआ. तो दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज एस्टर. सेंट्रियोल्स along with the astral rays, इसको हम एस्टर बोलते हैं. बट ये एस्ट्रल रेज जो है ये प्लांट सेल्स में नहीं होते हैं. इसी वजह से स्पिंडल एपरेटस ऑफ प्लांट सेल इज नोन एज एनेस्ट्रल, whereas स्पिंडल ऑफ एनिमल सेल इज नोन एज एम्फीएस्ट्रल. मतलब 2 होते हैं, 2 होते हैं on the opposite poles, because the spindle is amphiastral. Amphiastral का मतलब है 2 esters which are present at the opposite poles. Just a minute, pardon me for a minute. Let me rub the board and then I will explain it again. So here we will discuss few important differences between plants and animal cells. All the other difference that we know from our early days, जब भी हम 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं, animal cells and plant cells. I am talking about the spindle apparatus. Yeah, definitely plant cells में सिर्फ lower plants में centriole होता है, higher plants में नहीं होता है. तो generally we wrote कि centrioles are absent in
plant cells, but they are usually absent, but centrioles are found in animal cells. We have to talk about the spindle apparatus. We are talking about plant cell and animal cell. Actually, in an animal cell, if this is a cell, this is the nucleus. Above the nucleus, there is a small area which is known as centrosome. Centrosome. Inside which two cylindrical tubes-like structures are present, which are known as centriole. दो होते हैं. Centrioles are always in pair, and it resembles that they are at perpendicular to each other. दे जब दिखता है तो हमें ऐसे लगता है कि वो perpendicular है एक दूसरे के. So basically, centrioles are in pair and are at perpendicular to each other. Perpendicular to each other. During cell division, when the cell prepare itself for division, this centriole, it also duplicates. ये duplicate होता है and one duplicate होके एक पोल पे रहता है और दूसरा दूसरे पोल पे चला जाता है. It's like this. ठीक है? And it consists of rays. यहाँ पर बहुत सारे ester rays होते हैं. Consist of rays like this. ये rays होते हैं. ठीक है? Now listen carefully. Centriole along with the astral rays. Centriole along with the astral rays are known as ester. Okay? In case of animal cell, you can see that two esters are present at both the pole. दो एस्टर present है, इस वजह से spindle apparatus or mitotic apparatus of animal cell is known as spindle apparatus of animal cell is known as amphiastral, क्योंकि यहाँ पर दो हैं, amphiastral. But in case of plant cell, spindle तो होता है, spindle होते हैं, but they are without astral rays. Rays नहीं होता है, and इसी वजह से जो plant cells में spindle apparatus होते हैं, spindle apparatus is known as anestral. So these two words you have to remember. In case of plant cells, spindle apparatus formed during nuclear division is anestral, but in case of animal cells, spindle is amphiastral. These two words you have to remember. ठीक है? रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो उसमें भी प्लांट और एनिमल डिफरेंस है, एंड दिस आई थिंक यू मस्ट ऑल बी नोइंग अबाउट कि यस दे आर डिफरेंट. इन केस ऑफ प्लांट सेल्स द रिजर्व फूड मटेरियल इज द फूड इज बेसिकली स्टोर्ड इन विच फॉर्म? इन प्लांट सेल में खाना जो वो बनाते हैं रिजर्व फूड मटेरियल वो Starch. Yes. Animal cell, the reserve food material is usually Glycogen. पता है? तो रिजर्व फूड मटेरियल जो प्लांट में होता है, रिजर्व फूड मटेरियल is starch and fat. And in case of animal cells, the reserve food material is
ग्लाइकोजन एंड फैट। ठीक है, दिस इज अनदर डिफरेंस कि दोनों में क्या डिफरेंस है। The Golgi apparatus in case of plant cells are known as dictyosomes। वो जब मैं Golgi apparatus पढ़ाऊंगी क्यों कहते हैं वो मैं वहां पर आपको बताने वाली हूँ। The another major difference between plant cell and animal cells is also during the process of the cell division। जब ये cell division होता है तो cell division usually consists of two major steps। One is your karyokinesis, that is the nuclear division, and the other one is your cytokinesis, that is the cytoplasmic division। तो जो cytoplasmic division animal cell में होता है, that is basically by the formation of the furo formation से होते हैं। ठीक है, ये ऐसे एक फ्यूरो बनता है और धीरे धीरे वो आके ऐसे मिलते हैं और दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं सेल को। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल इट्स बाय द सेल प्लेट फॉर्मेशन की वजह से होता है। तो दिस इज ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल कि साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल अकर बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, बट साइटोकाइनेसिस इन केस ऑफ एनिमल सेल अकर्स बाय cleavage or you can say by the formation of the cell furo। तो यहाँ पर cytokinesis by cell plate formation, and here in case of animal cell it's by cytokinesis is by furo formation or cleavage So these are the major differences between your plant cells and animal cell। Anestral और amphiestral से question आता है, ठीक है। So keep this in mind। Reserve food material, मुझे लगा ये सबको आता है, इससे भी question आते हैं, ठीक है। Okay, now difference between plant cells और animal cells हो गया। Now we will read in detail about prokaryotic cell। और जब भी हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिटेल में पढ़ने की बात करेंगे तो दैट वी हैव टू रीड अबाउट द बैक्टीरिया विच इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट्स इन डिटेल। Ma'am, do we need to write this in our notebook because it's already given in the booklet? Yes, it's given in the booklet. It's just to make you understand what is given in the booklet. The things which you think, the points which you think that you will again forget while going through your booklet, so you must keep this in your mind कि why it's known। वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना बच्चा, why it's astral and why anestral, why it's amphiestral, ये मैंने इधर explain किया। क्यों? वहां पर सिर्फ वर्ड्स लिखे हुए। इज इट सो जुनैद? यस मैम। यस, तो ये एक्सप्लेनेशन आप फिर जब भी आप 2 साल के बाद आपको नीट देना है, आप एग्जाम के लिए अपेयर होंगे, तो क्या पता फिर आपके माइंड से निकल जाए ये चीजें। फिर से हम सेल डिवीजन में पढ़ते हैं, उधर भी आता है, बट इन ऑर्डर टू मेक अ क्लियर कट पिक्चर इन योर माइंड यू कैन राइट इट डाउन। ओके, सो लेट मी रब द बोर्ड एंड देन आई विल स्टार्ट इन डिटेल अबाउट द बैक्टीरिया। So now we have to learn in detail about the prokaryotic cell। That means अब हम बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, which is one of the common example of your prokaryotes, bacteria। So bacteria can be of different shapes। Bacteria can be of different shapes। आपने सुना होगा 4 different shapes, basically 4 शेप्स में ये बेसिकली पाया जाता है। वन इज योर फोकल, रॉड, स्पाइरल एंड विब्रियो। Foci is nothing but they are spherical। They are spherical when they are present, when a single sphere, a single bacteria which are circular in shape is present, they are known as foci। इसको मैं मोनोकोकस भी बोल सकती हूँ। When it's 2, it's known as diplococcus। When they are present in a chain, बहुत सारे हैं एक साथ ऐसे चेन में है,
They are known as streptococcus when they are in the form of a bunch. When they are in the form of a bunch, just like the bunch of a grapes, they are known as Staphylococcus. आपने वर्ड सुना होगा Staphylococcus aureus, Streptococcus. तो इट्स बेसिकली द शेप ऑफ द सर्कुलर शेप ऑफ द बैक्टीरिया कि वो किस तरह से प्रेजेंट होता है. वो एक सिंगल कोकस के फॉर्म में भी हो सकता है, एक सिंगल स्फेरिकल सेल, दो भी हो सकता है. दिस इज योर डिप्लोकोकस. Ma'am, what is the first word? Cocci, coccus, COCCI, that is the cocci. This is the shape. Coccus bacteria, coccus का मतलब होता है spherical, spherical No, और ma'am, the later after 4. Vibrio. This is cocci. Coccus लिख लो अगर singular form में लिखना है तो it's coccus. Coccus. Then comes your rod-like structure, which is your bacillus. ठीक है, which is your bacillus. Then comes the spirillum and then comes the vibrio. ठीक है, बोर्ड क्लियर दिख नहीं रहा है क्या? क्या मैं अच्छे से और अच्छे से क्लीन करूं? मैम वो कोकस के ऊपर. फोकस के ऊपर कि बैक्टीरिया आर फॉर्म्ड इन 4 शेप्स. 4 डिफरेंट शेप्स में बेसिकली फाउंड होते हैं. फर्स्ट इज योर कोकस. कोकस इज नथिंग बट स्फेरिकल or ovoid. So this is your monococcus, this is your diplococcus, this is your streptococcus, and these bunches, just like the bunch of the grapes, they are staphylococcus. अगर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, bunches में प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं staphylococcus. तो the first most common shape of bacteria is spherical or ovoid in nature and that is known as coccus. और कोकस को जिस तरह से वो उनकी ग्रुपिंग होती है उसके बेसिस पे फिर से हमने इसको डिवाइड किया. इफ देयर इज ओनली वन कोकस यू कैन सी इट्स द मोनोकोकस, दैट मींस अकर सिंगली. डिप्लोकोकस में आपको दिख रहा है कि मैंने 2 बनाए हैं, दैट इज योर डिप्लोकोकस. टेट्राकोकस भी होता है जहां पर 4 कोकस दिखेंगे आपको. स्ट्रेप्टोकोकस, a chain of coccus, that means a chain of bacteria. You can see here I have made a chain. In case of staphylococcus they are irregular in shape. irregular दिख रहा है तुम्हें ऐसे bunches के जैसे दिख रहे हैं, grapes के जैसे bunches दिखते हैं वैसे दिख रहे हैं, that is your staphylococcus. ठीक है, तो these are the different shapes of the coccus depending upon the how they are organized, how they are arranged, किस तरह से उनकी grouping हुई है. जैसे मैंने यहाँ पे मोनो, डिप्लो, स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलोकोकस दिखाया है, वैसे टेट्राकोकस भी होता है. 1 2 3 4, इसको हम बोलेंगे टेट्राकोकस. So this is all about the coccus. Now your rod shape, that means bacillus. मुझे वहाँ rod नहीं लिखना चाहिए था, मुझे वहाँ bacillus लिखना चाहिए था. और bacillus वर्ड का मतलब ही होता है rod like structure, like this. रॉड के शेप में प्रेजेंट होता है bacillus. तो bacillus यहाँ पर जो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, दे आर बेसिकली स्ट्रेट और सिलेंड्रिकल इन नेचर. जैसे कोकस में मैंने लिखा है स्फेरिकल और ओवॉइड, तो bacillus जो होता है, द बैक्टीरियम इज स्ट्रेट एंड सिलेंड्रिकल लाइक अ रॉड. ठीक है, सिलेंड्रिकल लाइक अ रॉड. तो bacillus जो होते हैं वो स्ट्रेट cylindrical. The most common example of bacillus में अगर मैं बात करूं तो bacillus भी different shapes में आपको दिखेगा. डिप्लोबैसिलस भी होता है, स्ट्रेप्टोबैसिलस भी होता है जब वो चेन में होता है. तो there are different arrangement of the bacillus also. Bacillus भी आपको बहुत जगह ऐसे stacked किया हुआ दिखेगा, one upon the other, like this. Like this, इस तरीके से भी प्रेजेंट होता है. तो जो बैसिलस है वो भी आपको डिफरेंट तरह से दिखेगा. वो सिंगल भी हो सकता है, जैसे ये हमारा मोनोकोकस था, वैसे ही बैक्टीरिया हमारा सिंगल भी है.
फिर ये डिप्लोबैसिलस भी हो सकता है, 2 बैसिलस को हमने ज्वाइन किया तो वो तुम्हारा डिप्लोबैसिलस हो गया। स्ट्रेप्टोबैसिलस हुआ, दैट मींस मेनी बैसिलस, दे आर बीइंग जॉइंड इन अ फैशन, जैसा हमारा चेन में ज्वाइन था, दैट इज अ स्ट्रेप्टोकोकस, दैट इज अ स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है बच्चा, स्ट्रेप्टोबैसिलस। जब भी हम स्टैक कर देते हैं बैसिलस को, दे आर नोन एज पैलिसेड बैसिलस। तो जस्ट लाइक कोकस, जो बैसिलस शेप है बैक्टीरिया का, दे कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। दे कैन ऑल्सो बी मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, 2 को ज्वाइन किया। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से बताती हूँ, ये सिंगल है ऐसे बैसिलस, तो ये है तुम्हारा मोनो बैसिलस। 2 बैक्टीरिया जो दोनों बैसिलर शेप में है, स्ट्रेट है, सिलेंड्रिकल है, उसको भी ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज योर डिप्लोबैसिलस। बहुत सारे बैसिलस जैसे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, दे आर आल्सो ग्रुप टुगेदर लाइक दिस, एक दूसरे से ज्वाइन रहेंगे, चेन के जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो दे आर स्ट्रेप्टोबैसिलस। They can also be stacked upon each other like this. They can also be stacked upon each other like this, and this is known as palisade bacillus. Is it clear now? Is it clear now to all of you? Yes, ma'am. Yes. Now, the third form is your spirillum. How this spirillum is being arranged? Spiral form में. Spirillum is basically spiral. The bacterium is coiled रहता है, coiled like a screw. आपने स्क्रू देखा होगा, उसमें ऐसे ऐसे coilings होती है, वैसे ही ये स्पाइरलम का अगर मुझे नॉर्मल शेप बनाना हो तो मैं कुछ भी ऐसे बना दूंगी. दिस इज योर स्पाइरलम. दैट मीन्स द बैक्टीरिया इज coiled like a cork screw. This is your spirillum. Bacteria is coiled होता है, that is your spirillum. And the last one is your vibrio. That is the most common, जो बैक्टीरिया cholera cause करता है, vibrio cholera. They are of the comma shaped. तो the body of the bacteria is like a comma, तो उसको हम बोलते हैं vibrio. Vibrio is the shape of a bacteria in which they are comma shaped. comma के जैसा दिखता है. You can see here comma. तो जो विब्रियो होता है उसमें बैक्टीरिया का शेप कॉमा शेप्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा. एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ विब्रियो इज योर विब्रियो cholera, which causes a disease known as cholera. It's a bacterial disease. Okay. Now, bacteria, for their motility, they have flagella on their body. Now, depending upon the position of the flagella, where the flagella is present, bacteria are again divided into 5 different classes. क्या समझ में आया कि for the motility, for the movement, these bacteria, they have flagella. तो ये flagella किधर present है? Flagella can be at the one end of the body, can be at both the end, throughout the body में present हो सकता है. तो depending upon the positioning of the flagella, bacteria are again divided into various classes. तो let us do that. ये सबको समझ में आ गया कि these are the 4 different shapes. यहाँ पर rod की जगह बच्चा सबसे अच्छा रहेगा कि हम bacillus लिखेंगे. Bacillus को ही rod जैसा स्ट्रक्चर बोला जाता है in the common way, not in the biological way, but जैसे कोकस को हमने spherical बोला है ना, और ovoid, वैसे ही Bacillus को हम rod बोलते हैं. So these are the most common shapes of bacteria: coccus, Bacillus, spirillum and vibrio shape. ये आपको remember करना है. Now,
We will learn about flagella. Shall I rub it? I need the board. Now we have to learn about the flagellation. Flagellation. How the flagella are being organized onto the surface of the bacteria, and on the basis of that they are also divided into different classes. The first one is your atrichous. मतलब नहीं है, होता ही नहीं, acellular. Viruses are acellular, that means without cell. Apart from viruses कुछ भी प्रोटोजोआ ये वो कुछ भी acellular नहीं है. Acellular का मतलब ही होता है without cells and they need a host body for their reproduction. उनका जो cellular machinery है वो नहीं होता है, उनके पास वो अपनी जो बॉडी के लिए नीड है सिंथेसाइज करना है प्रोटीन्स और जेनेटिक मटेरियल, वो सिंथेसाइज करने के लिए दे नीड अ होस्ट बॉडी एंड दैट इज द ह्यूमन बॉडी. अभी आप देख रहे हो इस पेंडेमिक के सिचुएशन में कि द कोरोना वायरस दे आर इन द सर्च ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन ऑर्डर टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स. इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द surface of some non-living things, they will remain as such over there. So the main thing is to break the chain. Now तो फ्लैजेलेशन, अगर किसी बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट ही नहीं है ही नहीं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अट्राइचस. दैट मींस विदाउट फ्लैजेला. Without flagella. Now, if only one flagella is present at one side, और ट्राइचस में तो फ्लैजेला है ही नहीं, बट अगर एक फ्लैजेला, अ सिंगल फ्लैजेला occurs at or near one end of a bacterium, if a single flagella, if this is your bacterium and at one end if one flagella is present singly, then it's known as monotrichous. So mono means one flagellum at one end of the bacterium. ठीक है, टाइम हो जाएगा तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे कभी कभी बिल्कुल भी याद नहीं रहता है. सो दिस इज योर मोनोट्राइचस. सिर्फ एक फ्लैजेला एक एंड पे प्रेजेंट है, बट लेट मी फिनिश दिस. नाउ अगर एक ही फ्लैजेला दोनों ही एंड पे प्रेजेंट हो, एक एक फ्लैजेला दोनों एंड पे प्रेजेंट हो, ये मेरा बैक्टीरियम है, एक फ्लैजेला इधर है और एक फ्लैजेला इधर है, that means one flagella at both the ends, if they are present like this, they are known as amphitrichous. They are known as amphitrichous. Amphitrichous, that means one flagella at both the end. At both the end. This is your amphitrichous. After this amphitrichous, the next one is your lophotrichous. Lophotrichous का मतलब क्या होता है? लोफो का मतलब ही होता है tuft और group. If a bunch or a group of flagella is present at one end, then it's known as lophotrichous. Lophotrichous. That means a bunch or a tuft. This is, इसको हम या तो tuft बोल सकते हैं और bunch बोल सकते हैं. Not single. यहाँ पर monotrichous में single था. But if a tuft or a bunch of flagella is present at one end of the bacterium, it's known as lophotrichous. Now, the fifth one is if a tuft of bacterium is present at both the ends, then it's known as cephalotrichous.
अब यहाँ पर एक सेंटेंस मेरा बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो अपने बुकलेट को देख के कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? The word cephalotrichus as well as amphitrichus can be used interchangeably. That means कि अगर टफ्ट यहाँ पर भी प्रेजेंट होता, ठीक है, बंच प्रेजेंट होता, तो हम उसको एम्फीट्राइचस जैसे बोले, हम इसको सिफेलोट्राइचस भी बोल सकते हैं, बिकॉज एम्फीट्राइचस एंड द सिफेलोट्राइचस, ये वर्ड जो है वो हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो सिफेलोट्राइचस को तुम एम्फीट्राइचस भी बोल सकते हो। So cephalotrichus can also be said as amphitrichus. शायद आपके बुकलेट में, आई एम नॉट श्योर, बट किसी ईयर मैंने देखा है कि cephalotrichus की जगह भी amphitrichus लिखा हुआ है। यस, दिस वर्ड कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। हम cephalotrichus के साथ amphitrichus वर्ड भी यूज कर सकते हैं। Now, the last one. When the flagella is present throughout the body, not at the end, throughout the body. If this is my bacterium, the flagella is present all over the body, all over the body. पूरे body पे present है, everywhere they are present. Then this condition is known as peritrichus. Peritrichus. So, depending upon the positioning of the flagella, your bacteria are also divided into different types. If the flagella is not present, they are atrichous. If a single flagella is present at one end, it's known as monotrichous. When a single flagellum is present at both the ends, they are known as amphitrichous. When a tuft or a cluster or a group of flagella is present at one end, it's known as lophotrichous. When a tuft of flagella is present at both the ends, they are known as either cephalotrichous or amphitrichous. But when the flagella is present all over the body, covering the all peritrichous, distributed all over the surface of the bacterium, they are known as peritrichous. इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है? क्वेश्चंस आते हैं, सो इट्स इम्पोर्टेंट। किसी को कुछ पूछना है?